वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो ये पहला प्रश्न है वो मैरी पार्कर के स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि मैरी पार्कर के अनुसार यहाँ पे रिक्त स्थान है। जैसा कि पटवारी के पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनमें इस तरह से रिक्त स्थान देकर जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रबंधन के भी प्रश्न जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं वो कुछ उसी तरीके से हमने सेट किए हैं। मॉडल हमने उसका वही रखा है। तो पहला प्रश्न ये है कि मैरी पार्कर के अनुसार दूसरे से काम करवाने की एक कला है। क्या? काम। पहला ऑप्शन है काम, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रबंधन। मैरी पार्कर कहती हैं कि दूसरों से काम कराना वो प्रबंधन पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, ये याद जरूर रखिएगा कि मैरी पार्कर जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रबंधन कार्यों में क्या शामिल है। ठीक है, योजना और आयोजन मतलब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। डी ऑप्शन है संचालन, ऑपरेटिंग। सी ऑप्शन है नियंत्रित मतलब कंट्रोलिंग और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी या उपरोक्त सभी। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रबंधन के कार्यों में आपको ऑपरेटिंग भी करना पड़ता है, कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है और प्लानिंग भी करना पड़ता है और साथ में ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग तो वैसे भी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कारक है किसमें? प्रबंधन में। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो प्रबंधन के जो सामान्य फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न ये है कि प्रबंधन से संबंधित है क्या? प्रबंधन आंतरिक वातावरण से संबंधित है कि बाहरी वातावरण से संबंधित है कि दोनों आंतरिक और बाहरी वातावरण से संबंधित है? तो देखो, अगर मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो मैनेजमेंट केवल और केवल आंतरिक या बाहरी नहीं होता है, दोनों होता है। अगर प्रबंधन की बात करेंगे तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को मैनेज करना होता है, दोनों को प्रबंध करना होता है। ठीक है, तो प्रबंधन के दोनों पॉइंट्स हैं क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, तभी तो अच्छे तरीके से हम प्रबंध कर पाएंगे। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण प्रबंधन से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि प्रशासनिक प्रबंधन सोच और योजना कार्यों से संबंधित शीर्ष स्तर के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। कैसा प्रतिनिधित्व करता है? अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि पटवारी का एग्जाम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में सोच और योजना कार्यों से संबंधित शीर्ष स्तर पे, टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन? पहला ऑप्शन है प्रशासनिक प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। दूसरा ऑपरेटिव प्रबंधन, ऑपरेटिव मैनेजमेंट और तीसरा है तल स्तर प्रबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, मतलब डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, मतलब प्रशासनिक प्रबंधन और ऑपरेटिव प्रबंधन इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, निम्न में से किसको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर की बात की जाएगी अगर आपसे, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोलते हैं किसको? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। अच्छा, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, पीटर एफ ड्रकर, बी ऑप्शन है टेरी, सी ऑप्शन है लुइस एलन और डी ऑप्शन है हेनरी हेओल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीटर एफ ड्रकर। ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये जरूर याद रखिएगा। इसकी संभावना जो है वह है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्या? पीटर एफ ड्रकर।
पीटर एफ ड्रकर, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये इनकी पुस्तक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल को के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है सामान्य प्रबंधन के जनक के रूप में, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के जनक के रूप में, और सी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक में। तो या उपरोक्त सभी। तो देखिए हेनरी फेयोल जो हैं वो फ्रांस के थे। ये सामान्य प्रबंधन के फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हेनरी फेयोल के अनुसार अनुशासन के लिए सही है? ठीक, पहला ऑप्शन है दंड का उचित आवेदन, दूसरा ऑप्शन है एक संगठन में सभी स्तरों पर अच्छे वरिष्ठ, मतलब गुड सीनियर्स की बात की जा रही है, दो पक्षों के बीच समझौते जो हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष होते हैं। इस प्रश्न में हेनरी फेयोल का मानना यह है कि एक संगठन में सभी स्तर पर अच्छे वरिष्ठ, इसकी बात की जाएगी बी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रबंधन एक अंग है और अंगों को उनके कार्यों के माध्यम से वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रबंधन एक अंग है और अंगों को उनके कार्यों के माध्यम से ही वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा दी गई थी हेनरी फेयोल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी फेयोल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन को यहाँ पे जो ऑप्शन ए है पोस्ट डी कॉर्प, बी ऑप्शन है पोस्ट डी कॉर्प, और सी ऑप्शन है पोस्ट डी कॉर्प। यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन जो है एक हैं। ठीक है, और जो POSDCORB, ठीक है, और डी ऑप्शन है पोस्ट डी ORBC। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोस्ट डी कॉर्प। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे कि पोस्ट डी कॉर्प में P का मतलब क्या होता है, O1 का क्या मतलब है, SDCORB का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा विस्तृत से जानिए कि जो पोस्ट डी कॉर्प का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें POSDCORB ये होता क्या है। ठीक है, इसको हम जानते हैं। तो P का मतलब है प्लानिंग, मतलब व्हाट टू डू और हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। ये आ गया प्लानिंग में, P फॉर प्लानिंग, योजना। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग में हाउ विल बी स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर है वर्क का, काम का, वो कैसा होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा, संगठन में। तीसरा है स्टाफिंग। एस का मतलब है स्टाफिंग, हु विल परफॉर्म फंक्शन, मतलब कौन इस कार्य को संपादित करेगा, किसके द्वारा कार्य का निष्पादन किया जाएगा, वो होगा स्टाफिंग में। एस के बाद आता है डी, यहाँ पे देख सकते हैं डी का मतलब है यहाँ पे डायरेक्टिंग। क्या है? डायरेक्टिंग, मतलब हु विल गिव डायरेक्शन टू स्टाफ को दिशा निर्देश कौन देगा, वो आएगा डी में, डायरेक्टिंग। अब आता है सी, कोऑर्डिनेटिंग में हाउ टू इंटररिलेट द पार्ट्स ऑफ वर्क, कार्यों का आपस में कैसे समन्वय स्थापित करना है, वो आएगा कोऑर्डिनेशन में या कोऑर्डिनेटिंग में। तो पोस्ट कॉर्प में सी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। अब सीओ का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटिंग। अब बात करते हैं आर के बारे में। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग का मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब होता है ना कितना काम हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी रिपोर्ट, इसका जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करना, वो आएगा रिपोर्टिंग में। ठीक है, आवेदन है। तो पोस्ट कॉर्प में आर का मतलब है रिपोर्टिंग। बी का मतलब बी है बजटिंग, तो बजटिंग में क्या क्या आएगा, अकाउंटिंग है, फिजिकल प्लानिंग है। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था आपकी कैसी है, वो हम बात करते हैं पोस्ट कॉर्प के कॉन्सेप्ट में बजटिंग की। तो क्या आपको याद रखना है कि पोस्ट कॉर्प जो है वो किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो लूथर गुलिक का कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें पोस्ट कॉर्प में जो एक एक लेटर है उनका क्या मतलब है। ठीक है, पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है,
सी ओ का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है, इस पे भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो, हेनरी फ्योल ने रखा, देखिए हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है जनरल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को लेकर, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कितने? 14 प्रिंसिपल, ठीक है। तो उनके 14 सिद्धांत हैं, ये याद रखिएगा। कितने सिद्धांत उन्होंने दिए थे? 14 सिद्धांत दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एस्प्री डी कॉर्प्स का क्या मतलब है? क्या एस्प्री डी कॉर्प्स का अर्थ क्या है? तो क्या पहला ऑप्शन है संगठन में शक्ति है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सेवा हमारा आदर्श वाक्य है। तीसरा ऑप्शन है खरीदार खबरदार, मतलब खबरदार का मतलब ये कि जो कंज्यूमर है वो अलर्ट रहे, ये कॉन्सेप्ट है। उत्पाद हमारी ताकत है, उत्पाद जो प्रोड्यूस है वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्या इसका मतलब ये निकलता है? तो देखिए, एस्प्री डी कॉर्प्स जो 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, उन 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जो है हेनरी फ्योल ने ये भी दिया था एस्प्री डी कॉर्प्स का। इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति है, स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद रखेंगे? स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रबंधन, प्रबंधन क्या है? क्या प्रबंधन कला है कि प्रबंधन विज्ञान है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है? डी ऑप्शन है प्रबंधन कला है पर विज्ञान नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कला और विज्ञान, ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न का उत्तर है सी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, क्या जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, ये हेनरी फ्योल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हेनरी फ्योल के द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि हेनरी फ्योल का जो लिखी हुई किताब है वो है सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इनको जो है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नौकरशाही, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जो एसडीएम है, डीएम है, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक। तो सिविल सर्वेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक पिता कौन है? मतलब हु इज द फाउंडर फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो इस प्रश्न में आपके पास चार ऑप्शन है। एक है हर्मन फाइनर, ला पालोम्ब्रा, मैक्स वेबर, और डी ऑप्शन है अल्बर्ट लेपास्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल सेटलमेंट में जो है वो काफी जाना जाता है, जियोग्राफी में, ठीक है, प्लानिंग से रिलेटेड है वो। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक पिता के रूप में जो है मैक्स वेबर को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, सरकारी संगठनों में प्रशासनिक जवाबदेही किसके द्वारा स्थापित की जाती है? ठीक है, यहाँ पे देखो बात क्या की जा रही है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रशासनिक जवाबदेही मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, प्रशासनिक जवाबदेही की बात की जा रही है, किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है विधायिका, और तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त तीनों की बात की जा रही है, ठीक। तो प्रशासनिक जवाबदेही जो है अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए, इन तीनों की होती है, कार्यपालिका की भी होती है, विधायिका की भी होती है, और न्यायपालिका की भी होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों की अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। किसकी? प्रशासनिक जवाबदेही, ठीक है, किसमें? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान, योजना बनाना, संगठित करना, संयोजन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है,
तो ये परिभाषा जो है वो पीटर ड्रेकर द्वारा दी गई थी कि प्रबंधन का पूर्वानुमान और योजना बनाना, संगठित करना, संयोजन करना, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। ठीक है, पीटर ड्रेकर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, नियंत्रण नियोजन का एक विकल्प है। ठीक है, क्या कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग का एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नियंत्रण नियोजन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सी ऑप्शन है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बिना एक नियंत्रण प्रक्रिया क्या है? अर्थहीन है। और डी ऑप्शन है, नियोजन और नियंत्रण अनिवार्य रूप से एक ही है। इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। क्या? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बिना, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के बिना एक नियंत्रण प्रक्रिया अर्थहीन है। यह है सही स्टेटमेंट सी, इसको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का नुकसान नहीं है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो प्लानिंग नियोजन का नुकसान नहीं है। बहुत समय लगेगा, कठोरता होती है इसमें, सुरक्षा की झूठी भावना आपको देखने को मिलेगी। और डी ऑप्शन है, कर्मचारी के मनोबल को कम करता है। ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का सही मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये कर्मचारी के मनोबल को कम करता है, ये इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, नियोजन या प्लानिंग की बात करें तो। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित को मैच करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको मैचिंग खेलने को आ जाए। ठीक है, तो यहां पे ये है प्रबंधन का अभ्यास। इसके सामने दिया गया है हेनरी फेयोल। क्या? प्रबंधन का अभ्यास हेनरी फेयोल का कॉन्सेप्ट है। प्रबंधन का दर्शन, इसके आगे दिया गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन ओलिवर सेल्डन। और सामान्य और औद्योगिक प्रशासन पीटर एफ. ड्रकर। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात है। और जनरल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल से रिलेटेड है। किससे? हेनरी फेयोल से। तब इस तरीके से देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए का मैचिंग होगा प्रबंधन का अभ्यास पीटर एफ. ड्रकर पीटर एफ. ड्रकर का है। मतलब ए का मैच होगा 4 से, तो ए का मैच 4 से। प्रबंधन का दर्शन, ठीक है, प्रबंधन का दर्शन मतलब बी का मैच होगा 3 से ओलिवर सेल्डन, तो बी का मैच हो गया 3 से। वैज्ञानिक प्रबंधन, इसका मैच होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर से, तो सी का मैच 2 से। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है? 2 पे है। और सामान्य औद्योगिक प्रशासन जो कि डी पे है, इसका मैच होगा 1 से। तो इस तरीके से ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 2, डी के सामने 1, ये ऑप्शन मिलेगा आपको, ये बी। ये देखिए, ये है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट, प्रबंधन की प्रक्रिया। ठीक है, प्रबंधन की प्रक्रिया, संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करना, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना, संगठन के विभिन्न विभागों का प्रशासन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इस प्रश्न को हम इस प्रश्न में अगर प्रबंधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो उसमें आप संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन की भी बात करेंगे, संगठन के मामलों को नियंत्रित करना भी होगा, कंट्रोलिंग, और संगठन के विभागों का प्रशासन भी होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं? ठीक है, प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही बात है। बी है, प्रबंधन बहुआयामी होता है, मतलब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, ये भी बात सही है। प्रबंधन सर्वव्यापक है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊपर के सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक सार्वभौमिक परिघटना के रूप में प्रबंधन क्या है? ठीक है, देखो, यह पहला ऑप्शन दिया है कि इस पर निर्भर करता है कि संगठन एक साझेदारी है, कंपनी साझेदारी का कंपनी है। ठीक है, दूसरा है
या इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन एक लाभकारी फर्म या कोई गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठन है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो प्रोसेस है प्रबंधन के बारे में, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। सी ऑप्शन है कि प्रकृति या संगठन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक जो परिघटना है, इसका उत्तर है सी, प्रकृति या संगठन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समाज के लिए लाभ प्रदान करना। देखिए, संस्था का यहां पे पूछा जा रहा है मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि समाज के लिए लाभ प्रदान करना, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एनजीओ चलाते हैं या कुछ दान या ग्रांट्स वगैरह जो वो दिया करते हैं सोशल सेफ्टी के लिए या सोशल वर्क भी करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य तो है नहीं इसका ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कर्मचारियों को प्रेरित करना, ये भी मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव नहीं है। आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति, जी हाँ, ये जो सी ऑप्शन है ये है। ठीक है, अगर संस्था का मुख्य उद्देश्य की बात की जाएगी तो किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करना। अब आते हैं नेक्स्ट। प्रबंधन ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जिसके अपने सिद्धांत हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल हैं, अवधारणाएं हैं, ठीक है, और सिद्धांत हैं। यहां किस प्रकार के प्रबंधन पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत, और सी ऑप्शन है सार्वभौमिक वैधता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहां पे बात की जा रही है कि प्रबंध ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है, बात सही है, जिसके अपने सिद्धांत हैं, खुद के इसके प्रिंसिपल्स हैं, अवधारणाएं हैं, ठीक है, एंड प्रिंसिपल हैं। तो ये बात करता है प्रबंधन के यूनिवर्सल वैलिडिटी की। ठीक है, किसकी? यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब सार्वभौमिक वैधता की बात करता है यहाँ पे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अब चलते चलते मैं आप लोग को, जैसे पोर्ट्स कॉर्प को हमने डिस्कस किया था, लूथर गोली का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, चलते चलते आप लोग स्वॉट एनालिसिस क्या होती है मैनेजमेंट में वो जान लीजिए। ठीक है, ये टर्म जो है अक्सर जो है वो मैनेजमेंट के पेपर में घूमता रहता है। जो भी प्रबंधन से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है स्वैट पूछा जाता है। तो स्वैट SWOT, ठीक है, या स्वाद भी बोलते हैं, SWOT। इसमें एस का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, ओ का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, कमजोरी, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, अवसर, ठीक है, और थ्रेट्स का मतलब है भय, डर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ताकत, डब्ल्यू वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर, ठीक है मौका, और थ्रेट्स डर या भय। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, स्वॉट का मतलब जानिएगा। तो ये रहा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम जो है प्रबंधन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। कृपया आप प्रयागराज इंस्टीट्यूट के चैनल पर बने रहिए। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और अपने व्यू जो है जैसा भी हो, अच्छा लगा हो आपको वीडियो, बुरा लगा हो, ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कमेंट में के रूप में लिखें आप, ठीक है, जिससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सुधार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी जो एग्जाम होने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह स्टेटमेंट किसका है? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है एडविन एम रॉबिन्सन, हेनरी फेओल, और सी ऑप्शन है FW टेलर, और डी ऑप्शन है पीटर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। एडविन एम रॉबिन्सन ने यह सिद्धांत दिया था या यह स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वो स्वयं की स्थिति में ही क्यों ना हो। अब दूसरा प्रश्न, गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। यह स्टेटमेंट किसने दिया? तो पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, बी है हेनरी फेउल, सी है लुकास पेसियोली, डी ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं और कभी उत्पादन नहीं बन पाते। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है। ध्यान दीजिए, प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह स्टेटमेंट किसका है? ऑल्विर सेल्डन का, हेनरी फेओल का, लुकास पेसियोली का, कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑल्विर शेल्डन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना। ध्यान दीजिए, पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से यह कथन किसका है? ठीक, पहला ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर, बी ऑप्शन है पीटर, सी है फेओल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न का कि प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है ये सी, ये हेनरी फेओल ने दिया था। अब आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है। ध्यान देखिए, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? एफ डब्ल्यू टेलर, लुकास पेसियोली, लॉरेंस ए एप्ले और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या? लॉरेंस ए एप्ले। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग और नियंत्रण। तो मैनेजमेंट का जो कार्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। ठीक, अब आगे बात करते हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध एक है, क्या है? मैनेजमेंट क्या है? कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कला और विज्ञान दोनों है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट क्या है, तो आर्ट एंड साइंस दोनों है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास करना, लाभ अर्जित करना और नीति निर्धारण करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नीति निर्धारण जो है वो प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध कराना प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है। ठीक है, संगठन का विकास मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये भी जो है मैनेजमेंट का उद्देश्य है। लाभ अर्जित करना ये भी है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करना। तो क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा नीति निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं नीति निर्धारण कार्य है। क्या है नीति निर्धारण कार्य? ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। नीति निर्धारण कार्य पहला है उच्च स्तर प्रबंध का, मध्य स्तर प्रबंध का और सी है निम्न स्तर प्रबंध का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, नीति निर्धारण का कार्य हमेशा जो है वो हाई लेवल से ही होता है। ठीक है, हाई लेवल से होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक, अब बात करेंगे आगे वाले प्रश्न में। समन्वय है, आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का सार, और सी ऑप्शन है प्रबंध का कार्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का सार है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो वो प्रबंध का सार है। मतलब कि अगर सिनॉप्सिस की बात की जाए मैनेजमेंट का कि सिनॉप्सिस क्या है, तो वो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिए। नेक्स्ट, प्रबंध का या प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। ठीक, तो याद रखिएगा प्लानिंग जो है वो पहला कार्य है। नेक्स्ट, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है, यहां पे मैनेजर की बात की जा रही है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। क्या करता है? प्रबंध करता है, विरोध करता है, काम करता है या भला करता है। यार प्रबंधक है तो प्रबंध का ही तो, मैनेजमेंट का ही तो काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में जो है बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हल्के से जो लॉजिक वाले प्रश्न हैं वो अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो गलत भी हो जाएंगे। तो प्लीज आप जब एग्जाम में प्रश्न आए तो उनको ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंध एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? स्थिर है, गतिशील है। सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन क्या होगा? प्रबंधन हमेशा जो है वो डायनेमिक होता है। कैसा होता है? डायनेमिक होता है। ठीक है, स्थिरता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति क्या है? ध्यान दीजिए, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की टेक्निक क्या है? कुशलता, स्किल है, कि दृढ़ता है, कि प्रबंध है, या मैनेजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ये प्रबंधन है। क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल क्या है? ध्यान दीजिए, जीवित रहना, लाभ, विकास, और इनमें से कोई नहीं, ये सॉरी इनमें से सभी। तो प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ऊपर तीनों चीजें हैं। क्या? जीवित रहना, लाभ कमाना, विकास करना। प्रबंध एक शक्ति है। कैसी शक्ति है? दृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, पृथक है, सामूहिक है। तो इसका ऑप्शन है बी, अदृश्य शक्ति है। ठीक है, इनविजिबल। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? ध्यान दीजिए, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान के रूप में है, कि सरल विज्ञान के रूप में है, कि अर्ध विज्ञान के रूप में है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये सरल विज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्या होता है? क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, और सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता की सावधानी के नियम। नेक्स्ट, प्रबंधन की आवश्यकता होती है केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, वह भी सकता है, नहीं भी। ठीक, हो भी सकता है या नहीं भी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन, मैनेजमेंट की आवश्यकता हर समय होती है। ठीक है, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण किसका अभाव है? ध्यान दीजिए, भारत में प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? मानव शक्ति, बी ऑप्शन है जनसंख्या, सी ऑप्शन है कुशल प्रबंध, या डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुशल प्रबंधन जो है वो प्रमुख कारण है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा गया। ठीक है, वैसे वो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं प्रगति की धीमी का कारण, लेकिन आप यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछा गया है कि प्रमुख कारण बताना है आपको। नेक्स्ट, प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध किसका नौकर है?
प्रशासन का, सरकार का, डीएम का, मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो प्रबंध जो है वो प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑप्शन नंबर ए। प्रबंध कला है, यहाँ पे बताना है कि प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने देने दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध कला है कैसे, स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम लेने दोनों की है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, प्रबंध की शुरुआत कहां से होता है? ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो प्रबंध का शुरुआत संगठन से होता है कि निर्देशन से होता है कि नियुक्तिकरण से होता है कि डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। प्रबंधन का शुरुआत ऑप्शन नंबर ये डी है, इनमें से कोई नहीं, ना तो संगठन से, न तो निर्देशन से, न तो नियुक्तिकरण से। प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्रबंध कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन देखिए, रुक रुक कर, धीरे धीरे, निरंतर, और डी ऑप्शन है सभी। तो प्रबंधन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती। तो प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंधन के लेवल कितने हैं, तो प्रबंधन के 3 लेवल हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रबंधन के स्तर नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा प्रबंधन का स्तर नहीं है। तो पहला है मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। देखिए 3 स्तर हो, कौन कौन से होंगे? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये मुख्य स्तर नहीं होता है, ऐसा कोई लेवल नहीं है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन प्रबंधन का स्तर नहीं है। अच्छा, प्रबंधन के स्तरों की संख्या है, फिर वही क्वेश्चन, प्रबंधनों के स्तरों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, एक हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। प्रबंध का सार है, आपको बताना है कि प्रबंध का सार क्या है। तो प्रबंध का सार ये ऊपर भी पूछा गया है, ये है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो लूथर गुलिक का भी कॉन्सेप्ट है, इस पे हमारे पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें शामिल है, क्या शामिल है? पैसा, मशीन, मनुष्य, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, अपने समय का कितना भाग व्यय करता है? तो लगभग 35%, 35%, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध क्या है? आवश्यक है, बिल्कुल है। ठीक, तो यहीं से आप देख लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में प्रबंध मैनेजमेंट क्या है? आवश्यक है। अच्छा, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? सार्वभौमिक नहीं है, कि लोचपूर्ण नहीं है, कि संपूर्ण नहीं है, ठीक है, कि व्यवहारिक नहीं है। ठीक, तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो प्रबंध के सिद्धांत नहीं है क्या? सी, संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? ध्यान दीजिए, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिक, समाज के वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के क्या सिद्धांत हैं? स्टैटिक है, डायनेमिक है, कठोर है, सभी हैं। ठीक है, यहां सही नहीं है, यहाँ पे सभी हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, इसके प्रबंध के जो सिद्धांत वो है कठोर है। नेक्स्ट, ये प्रश्न थोड़ा डिटेल में, क्या टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको बताना है। ठीक है, तो फेयोल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। ये जो है स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फेयोल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो 2 हैं उनको भी देख लीजिए क्योंकि वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
फ्योल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई है, जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई है। ये स्टेटमेंट सही है। और ध्यान दो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा असत्य है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ए, सी और डी ऑप्शन होंगे सही। डी ऑप्शन भी देख लीजिए। फ्योल के सिद्धांत प्रबंधन के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं, ये भी सही है, जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था कहाँ? जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में कि अमेरिका में? तो हेनरी फ्योल थे कहाँ? फ्रांस से। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है कितना प्रतिशत जो है एनालिसिस को दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 25%, बी है 50%, सी 75% एंड डी है 35%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 75%। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होगा? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो उत्पादन अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर एक 1913, 1832, 1903, 1923। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1913 में साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है, ठीक, क्योंकि अगला प्रश्न तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन है ये तो है ही, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जो सामान्य प्रबंधन है, ठीक, उसके जन्मदाता कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डाइमर, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर और डी ऑप्शन है पीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शोषण होता है, लाभ होता है और डी ऑप्शन है हानि होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो इससे उपभोक्ताओं को क्या होगा? प्रॉफिट तो होगा, सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीति निर्धारण कार्य है कैसा? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंधकों का या उपरोक्त सभी? तो देखिए नीति निर्धारण कहाँ पे होता है? हाई लेवल पे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है, गतिशील है, ये सभी हैं, ठीक है। तो प्रबंध के सिद्धांत में आप तीनों चीजें देखने को मिलेगी, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, गतिशील। तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। हेनरी फ्योल एक थे। हेनरी फ्योल क्या थे? वैज्ञानिक थे, लेखपाल थे, खनन इंजीनियर थे, उत्पादन इंजीनियर थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, कर्मशाला अनुशासक के क्या कार्य हैं? झगड़ों का निपटारा करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, दोनों, ठीक। तो कर्मशाला अनुशासक जो है वर्कशॉप अनुशासक का जो काम होता है वो दोनों होता है, झगड़ों का निपटारा करना भी होता है और कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। मानसिक कार्य से क्या मतलब है? मानसिक कार्य से थकान नहीं होती है, मानसिक कार्य से थकान होती है, भूख लगता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थकान होती है। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के हैं, क्या है? यहाँ पे रिक्त स्थान है। आपसे प्रश्न जो है इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में मालिकों के हित में है, पक्ष में है, विपक्ष में, हित एवं पक्ष दोनों में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हित एवं पक्ष दोनों में। अच्छा, नेक्स्ट, आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नियोजन की तदर्थवाद, बी ऑप्शन है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मित्रता न कि मतभेद, इनमें से कोई नहीं है।
फिर से इनके ऑप्शंस को देखें आप। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नियोजन की तदर्थवाद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सी ऑप्शन है मित्रता न कि मतभेद। तो देखो इसका सही उत्तर है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? ठीक, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पहला ऑप्शन है एडविन एम रॉबिन्सन, बी है हेनरी फेयोल, सी ऑप्शन है एफ डब्ल्यू टेलर और डी ऑप्शन है पीटर। ध्यान दीजिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये पुस्तक हेनरी फेयोल की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की? उसी से संबंधित ये प्रश्न है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है 1914, 1930, 1903 और 1916। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1916, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है वो किस भाषा में लिखी गई? फिर वहीं से क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग ऊपर के प्रश्नों को ध्यान से देखते आए होंगे तो इसका उत्तर लगा सकते हैं। कैसे? जो हेनरी फेयोल है वो है फ्रांस के, तो भाषा कौन सी यहाँ पे हो गई? फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था क्या? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कब प्रकाशित हुई है ये पुस्तक? 1916 में। नेक्स्ट, समय अध्ययन करते समय, ध्यान दीजिए, समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है, किस चीज का उपयोग किया जाए? चार्ट का, ग्राफ का, फोटोग्राफी का या स्टॉप वॉच का? ध्यान दीजिए, समय की बात है तो घड़ी चाहिए, क्या चाहिए? स्टॉप वॉच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष में हुआ? ठीक, आपको बताना है कि हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष में हुआ। तो 1851, 1951, 1841 और 1941। देखिए, उनकी जो पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वो तो 1916 में प्रकाशित हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो 1951 में उनका जन्म होगा ना तो 1941 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1841 का उनका जन्म। नेक्स्ट, हेनरी फेयोल की मृत्यु किस वर्ष में हुआ? तो 1825, 1725, 1925 और 1625। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादन किए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 5 प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल, 12 प्रिंसिपल और 14 प्रिंसिपल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिए थे। किस पे? प्रबंधन के सिद्धांत पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके सामने कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट कौन लेके आया था? टेरी, टेलर, फेयोल या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर सी, फेयोल, हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात की थी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? आपको बताना है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसकी शुरुआत हो गई 1912, 1913, 1914 और 1813। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1913। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के, खाली स्थान है यहाँ पे भरना है। ठीक, तो वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में होगा कि विपक्ष में होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो पक्ष में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब यहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंधन को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा? ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा प्रबंध विचारक मतलब कौन सा जो मैनेजमेंट थिंकर है जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा है?
तो पहला ऑप्शन है टेरी, दूसरा है टेलर, सी है फेओल और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेओल। अब हम यहां पे एक जनरल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि टेलर का पूरा नाम क्या है। ध्यान दीजिए, टेलर का पूरा नाम क्या है। फेंस विंसलो टेलर, आर्म विंसलो टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, टेलर का जो पूरा नाम है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर और शॉर्ट फॉर्म में FW टेलर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये दूसरे प्रश्न में इसका पूरा नाम दिया भी है। ठीक है, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म कब हुआ था, प्रश्न ये है। तो पहला ऑप्शन है 1756, दूसरा है 1656, सी है 1856 और डी ऑप्शन है 1956। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1856 में फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म हुआ था, जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या होगी। कमी आएगी, हो ही नहीं सकता। थोड़ा कमी आएगी, तो वैज्ञानिक प्रबंधन हम क्यों यूज करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। वृद्धि होगी, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आप लागू करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न आ गया जो अभी हमने जिक्र किया था कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको कहा जाता है। पीटर F ड्रकर को, हेनरी फेल को, लुकास पेसियोली को, FW टेलर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, FW टेलर। नेक्स्ट, गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है किसका, चार्ट का, ग्राफ का, फोटोग्राफी का या स्टॉपवॉच का। ध्यान दीजिए, यहां पे जो है स्पीड की बात की जा रही है। गति अध्ययन करते समय किसका उपयोग किया जाता है, प्रश्न ये है। तो यहां पे है फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध में उपयोग किए गए हैं क्या, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, सभी। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में ये तीनों का प्रयोग किया गया है, समय अध्ययन, थकान और गति। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे सामने प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, जैसे भी लगे हों कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में प्रबंधन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो यह पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि कानून के शासन की व्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ध्यान से समझिए, कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एवी डाइसी, बी है लोवेल, सी है WF बिलोबी और डी ऑप्शन है H फाइनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है एवी डाइसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न ये है कि किसने कहा है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसको। सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। पहला ऑप्शन है LD व्हाइट, बी है लॉर्ड वेवरीज, सी है लॉर्ड एक्टन और डी है योसियाह स्टाम। इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट, मजदूरी, वेतन, बोनस, अवकाश वेतन, बीमा किसके उदाहरण है। ठीक है, वित्तीय प्रेरणा, बी है गैर वित्तीय प्रेरणा, सी है बाहरी प्रेरणा और डी है आंतरिक प्रेरणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वित्तीय प्रेरणा का उदाहरण है मजदूरी, वेतन, बोनस, अवकाश वेतन और बीमा। ओके, भागीदारी, मान्यता और शक्ति, ध्यान से पढ़िए। भागीदारी, मान्यता और शक्ति किसके कुछ उदाहरण हैं। तो पहला है वित्तीय प्रेरणा, बी है गैर वित्तीय प्रेरणा,
सी है बाहरी प्रेरणा और डी है आंतरिक प्रेरणा। इसका सही ऑप्शन है बी, गैर वित्तीय प्रेरणा। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा गठित समिति द्वारा लिया गया निर्णय कैसा निर्णय होता है? पहला समूह निर्णय, बी संगठनात्मक निर्णय, सी व्यक्तिगत निर्णय और डी है ऑपरेटिव निर्णय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, समूह निर्णय। संकट निर्णय को किस रूप में भी जाना जाता है? पहला है समूह निर्णय, बी है प्रमुख निर्णय, सी है मामूली निर्णय और डी है स्पॉट निर्णय। इसका सही उत्तर है स्पॉट निर्णय। तो संकट निर्णय को स्पॉट निर्णय के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत का मतलब है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब इसका कोई दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत, बी है यंत्रवत सिद्धांत, सी है स्थान सिद्धांत और डी है मानव संबंध सिद्धांत। इसका सही उत्तर है बी, यंत्रवत सिद्धांत मतलब मैकेनिकल प्रिंसिपल या मैकेनिकल थ्योरी। ओके, हेनरी फेयोल द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 14, सी है 5 और डी है 9। इसका सही उत्तर है 14। तो ये प्रश्न ये जरूर याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल ने जो है 14 जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, किसके लिए? संगठन के, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन किसके विचारों से सकारात्मक रूप से प्रभावित था? पहला है टेरी, बी है बर्नार्ड, सी है एल डी व्हाइट और डी है हेनरी फेयोल। इसका सही उत्तर है बी, बर्नार्ड। नकारात्मक अभिप्रेरणा आधारित है। पहला है भय, बी है इनाम, सी है पैसा और डी है स्थिति। नकारात्मक अभिप्रेरणा भय पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान से देखो, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला है फ्रैंक मारिनी, बी है ड्वाइट वाल्डो, सी है सीजे चार्ल्सवर्थ और डी है जेएम पफीफनर। ठीक, फिर से देखिए इस ऑप्शन में, फ्रैंक मारिनी, बी ड्वाइट वाल्डो, सी सीजे चार्ल्सवर्थ और जेएम पफीफनर। तो इसका सही उत्तर है फ्रैंक मारिनी। फ्रैंक मारिनी की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव। प्रशासन के सिद्धांतों को मिथ और नीति वचन कहकर किसने खारिज कर दिया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है डब्ल्यू.एफ. विलोबी, बी ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, सी है चेस्टर बर्नार्ड और डी है एल डी व्हाइट। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट, विभाग, यहाँ पे खाली स्थान है, इस तरह से भी प्रश्न जो है वो पूछती है व्यापम पीवी, ठीक है। तो विभाग का एक भाग है संगठन प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया, योजना प्रक्रिया, स्टाफिंग प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है संगठन प्रक्रिया। ओके, समानुदेशन करना, आदेश और निर्देश जारी करना, अधीनस्थों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कहा जाता है? फिर से देखो, समानुदेशन करना, आदेश और निर्देश जारी करना, अधीनस्थों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है योजना, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रित। इसका सही उत्तर है निर्देशन, डायरेक्शन। ये सारी चीजें जो हैं वो डायरेक्शन के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या चीजें? समन्वितन करना, आदेश देना, निर्देश जारी करना और अधीनस्थों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी खाली स्थान है, आपको जो है भरना है कि एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा। का अर्थ है कि विभाग के भीतर गतिविधियों को करने के लिए प्रत्येक अनुभाग को अपने कार्यकर्ता हैं। ये किस में देखने को मिलेगा? केंद्रीकरण में, कि विभाग में, कि विकेंद्रीकरण में, कि प्रतिनिधि मंडल में? इसका सही उत्तर है सी, विकेंद्रीकरण। देखिए, विकेंद्रीकरण की स्थिति में क्या होता है कि विभाग जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो भी गतिविधियां हैं उनके करने के लिए हर एक जो अनुभाग होता है उसके अपने जो है कार्यकर्ता होते हैं, अपने जो है एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण।
यदि किसी विभाग के भीतर प्रशासनिक अधिकार एक ही व्यक्ति, ध्यान दो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एक ही व्यक्ति में निहित है, तो वह सिस्टम किस रूप में जाना जाता है? बोर्ड, ब्यूरो, आयोग, परिषद। इसका सही उत्तर है बी, ब्यूरो। नेक्स्ट, जॉब लोडिंग का क्या अर्थ है? एक कर्मचारी का एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण। बी ऑप्शन है जानबूझकर जिम्मेदारी, दायरे और चुनौतियों का उन्नयन, मतलब बढ़ा देना इनको, काम को और दिलचस्प बनाना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉब लोडिंग का अर्थ है बी, जानबूझकर जिम्मेदारी, दायरे और चुनौतियों का इंक्रीमेंट कर देना, उनको बढ़ा देना, ये कहलाएगा जॉब लोडिंग। ओके, लोक प्रशासन में ध्यान देना, लोक प्रशासन में प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का प्रिंसिपल किस पे आधारित है? ठीक, तो किस पे बेस्ड है? तो पहला ऑप्शन है विकसित और विकासशील देशों में सार्वजनिक सेवाओं का अध्ययन। बी ऑप्शन है विकसित देशों में लोक प्रशासन की संस्थागत तुलना करना। सी ऑप्शन है विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण करना। और डी ऑप्शन विभिन्न समाजों में लोक प्रशासन का ऐतिहासिक अध्ययन। देखो, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे हम जो है विकासशील देशों में लोक प्रशासन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस की बात करेंगे। किसकी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, संरचनात्मक और कार्यात्मक विश्लेषण की बात करेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषम चिंतक है? तो विषम चिंतक का मतलब क्या है कि जो चार यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तीन जो है वो एक तरीके की सोच रखते होंगे, एक तरीके की उनकी आइडियोलॉजी होगी, और एक जो होगा इनसे हट के होगा। तो यहाँ पे विषम चिंतक का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टेलर, बी है मास्लो, सी है हर्जबर्ग और डी है लिकर्ट। इसका सही उत्तर है टेलर। ओके, निम्नलिखित में से कौन हर्जबर्ग, ध्यान दीजिए, हर्जबर्ग के प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत में, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत में स्वच्छता कारकों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है वेतन, काम करने की स्थिति, कंपनी की नीति और डी ऑप्शन है उत्तरदायित्व। इसका सही उत्तर है डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, हेनरी फोयल का प्रशासन का सामान्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फोयल? तो इनके अनुसार पहला ऑप्शन है नीति प्रबंधन स्तर, बी है शीर्ष प्रबंधन स्तर, सी है मध्य प्रबंधन स्तर और डी है कार्यशाला प्रबंधन स्तर। इसका सही उत्तर है बी, शीर्ष प्रबंधन स्तर, टॉप लेवल मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन के संस्थापक पिता ने उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसकी कल्पना एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में की गई थी। पहला है सावधानी पूर्वक अवलोकन, मापन मतलब मेजरमेंट, सी है सामान्यीकरण और डी है ये सभी। देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार ये तीनों चीजें हैं उनके वैज्ञानिक प्रबंधन की पद्धति में। तो सावधानी पूर्वक अवलोकन भी है, मापन भी है, सामान्यीकरण मतलब कि जनरलाइजेशन भी है। तो इसका उत्तर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्टाफ एजेंसी नहीं है? पहला ऑप्शन है कैबिनेट सचिवालय, बी है कैबिनेट समितियां, सी है योजना आयोग जो कि आज की डेट का है नीति आयोग, ठीक है, और डी है आर्थिक मामलों का विभाग। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी, स्टाफ एजेंसी नहीं है। कौन? आर्थिक मामलों का विभाग। पदानुक्रम में मतलब हायरार्कियल में स्केलर, ध्यान दीजिए, स्केलर शब्द का क्या मतलब होता है? एक कदम, बी है सीढ़ी, सी है स्थिति और डी है प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है बी, सीढ़ी। नेक्स्ट, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P सिद्धांत क्या है? ए है पर्पज, प्रोसेस, प्लान, प्लेस, बी है प्लेस, पर्सन, प्रोग्राम, प्रोसेस, सी है पर्पज, प्रोसेस, प्लेस, प्रोग्राम और डी है पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। इसका सही उत्तर है डी, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। जो किसी के पर्यवेक्षक को किसी सहयोगी के लिए हानिकारक कुछ भी बताता है उसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है एक स्पीलर, बी है रेड बस्टर, एक छेनी, इनमें से कोई नहीं, ये कहलाता है एक स्क्वीलर। नेक्स्ट, भारत
में संसद की लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का मतलब पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में शामिल हैं कितने सदस्य? पहला ऑप्शन है 15 सदस्य, बी ऑप्शन है 22 सदस्य, सी है 25 सदस्य और डी है 30 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 सदस्य। देखिए, जो 22 सदस्य आते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। अब इनको जोड़ दोगे तो टोटल कितने हो गए? 22। तो इस प्रकार प्रश्न का उत्तर है 22। यदि कोई लोक सेवक नागरिकों पर ऐसे कर्तव्य और बाध्यताएं थोपता है, ध्यान से समझना है इस प्रश्न को, यदि कोई लोक सेवक नागरिकों पर ऐसे कर्तव्य और बाध्यताएं थोपता है जो कानून द्वारा अपेक्षित नहीं है, तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है कानून की त्रुटि, बी है शक्ति का दुरुपयोग, सी है अधिकार की त्रुटि और तथ्य खोजने में त्रुटि। इसका सही उत्तर है शक्ति का दुरुपयोग। ठीक है, तो शक्ति का दुरुपयोग क्या है? जब कोई लोक सेवक नागरिकों पर ऐसे जो है कर्तव्य या बाध्यताएं थोपे जो कानून द्वारा अपेक्षित नहीं है, मतलब इलीगल है, तो ये क्या है? शक्ति का दुरुपयोग है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन नॉर्वे, बी ऑप्शन यूएसए, सी है स्वीडन और डी है फिनलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वीडन। स्वीडन वह विश्व का पहला देश है जिसने सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू किया था। अच्छा, यहीं पे आपसे मैं यह प्रश्न पूछने जा रहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट भारत में वो कब लागू हुआ? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ये भी बताना है कि आरटीआई एक्ट कब का है। ओके, राज्य प्रतिरक्षा के सिद्धांत का क्या मतलब होता है? तो राज्य प्रतिरक्षा के सिद्धांत से मतलब है स्टेट इम्यूनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो राज्य मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिरक्षा है। बी, राज्य पर मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन राष्ट्रीय अदालतों में नहीं। सी है राज्य की सहमति के बिना उसके अपने न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य मुकदमा दायर करने के लिए प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा मतलब इम्यून है। राइट। नेक्स्ट, प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी साधन क्या है? यहाँ पे प्रशासन पर नियंत्रण की बात की जा रही है। ठीक है, प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी साधन क्या है? पहला ऑप्शन है चुनाव, बी ऑप्शन है दबाव समूह, सी है सलाहकार समितियां और डी है जनता की राय। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है चुनाव। आप लोग देखते भी होंगे कि चुनाव के समय में कोई मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सभी लोग जो है वो नागरिकों की बात को वो सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वो है इलेक्शन, चुनाव। ओके, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है, आपको वह वर्ष बताना है। तो पहला ऑप्शन 1961, बी ऑप्शन 1964, सी है 1963 और डी ऑप्शन 1962। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1962। अब मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न यह पूछना चाह रहा कि आप ये बताइए कि जब संथानम समिति नियुक्त की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, ये जो प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन प्रश्नों का जो है पुनरावृत्ति या ये कहें रिवीजन करते रहिए। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने ये जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न यह कहता है कि प्रबंधन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ये प्रश्न है। ठीक है, तो प्रबंधन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है प्रबंधन के सिद्धांत विकसित हुए हैं। दूसरा है प्रबंधन के सिद्धांतों को अभी विकसित किया जाना है। सी ऑप्शन है प्रबंधन के सिद्धांत विकास की सतत प्रक्रिया में है। ठीक है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी,
अभी भी प्रबंधन के सिद्धांत विकास की सतत प्रक्रिया में है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि एफ डब्ल्यू टेलर, ध्यान दीजिए, एफ डब्ल्यू टेलर वो पेशे से क्या थे, ठीक है, प्रोफेशनली वो क्या थे। मैकेनिकल इंजीनियर पहला ऑप्शन है, खनन अभियंता माइनिंग इंजीनियर दूसरा ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट तीसरा ऑप्शन है, और मानव संसाधन अधिकारी ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, तो इसका सही उत्तर है ए मैकेनिकल इंजीनियर, वो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे। और एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंधन की इस तकनीक का उद्देश्य काम के घंटों के दौरान कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले आराम अंतराल, ठीक है, आराम अंतराल की मात्रा और आवृत्ति निर्धारित करना है, ठीक है, ये इसमें बताना है कि ये क्या है। समय अध्ययन है, विधि अध्ययन है, मोशन स्टडी है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। टेलर द्वारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इस टर्म को याद रखना है, क्या, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की तकनीक विकसित की गई थी, किसके लिए, कुशल और अक्षम श्रमिकों के बीच भेदभाव के लिए, कुशल कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए, अक्षम श्रमिकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करें, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो टेलर द्वारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की तकनीक विकसित जो है वो कुशल और अक्षम श्रमिकों के बीच भेदभाव के लिए भी, कुशल कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए भी, अक्षम श्रमिकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये है कि आदेश की एकता का संबंध है, ध्यान दीजिए, आदेश की एकता का संबंध है। पहला ऑप्शन है वरिष्ठों और अधीनस्थों, बी है प्रबंधन और श्रमिकों, सी नियोजित क्रियाएं, डी कर्मचारियों के बीच सहयोग। इसका सही उत्तर है वरिष्ठों और अधीनस्थों। गैंग प्लैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, गैंग प्लैंक का संबंध है, तो गैंग प्लैंक का संबंध किससे, पहला ऑप्शन संचार, बी प्रेरणा, सी श्रमिकों की देखरेख, और डी श्रमिकों को प्रोत्साहन। इसका सही उत्तर है ए संचार, कम्युनिकेशन। शुद्ध विज्ञान प्योर साइंस के सिद्धांतों को प्रकृति में, खाली स्थान है यहाँ पे आपको भरना है, तो शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों को प्रकृति में माना जाता है, क्या, पहला ऑप्शन लचीला, बी है कठोर, सी है रचनात्मक, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रचनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबंधन, ध्यान दीजिए, प्रबंधन की तकनीकों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। ए ऑप्शन है यह निर्णय लेने और कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट है, बी यह एक प्रक्रिया है जिसमें कदम उठाने की एक श्रृंखला शामिल है, सी वे व्यक्तियों के व्यवहार के लिए सामान्य नियम हैं, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, यह एक प्रक्रिया है जिसमें कदम उठाने की एक श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया गया है, तो प्रबंधन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है किन आधार पर विकसित किया गया, तो पहला है अवलोकन, बी है प्रयोग, सी है प्रबंधन के व्यक्तिगत अनुभव, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अवलोकन भी है, प्रयोग भी है, और प्रबंधन के व्यक्तिगत अनुभव भी हैं। तो ऑप्शन हो गया डी। प्रबंधन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बताना है। तो सिद्धांत कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश हैं, बी है सिद्धांत एक कारण और प्रभाव संबंध को दर्शाता है, सिद्धांत विभिन्न प्रबंधन कार्यों को करते समय प्रबंधक को निर्णय लेने में मदद करते हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांतों को सभी प्रकार और आकार के संगठनों पर लागू करने का इरादा है। यह कथन दर्शाता है कि प्रबंधन के सिद्धांत हैं, तो प्रबंधन के सिद्धांत कैसे हैं ये बताना है इसमें। ए है सामान्य दिशा निर्देश,
बी है लचीला, सी है सार्वभौमिक रूप से लागू और मुख्य रूप से व्यवहारिक, डी ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है सी, सार्वभौमिक रूप से लागू। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन है इसमें, ठीक है। तो प्रबंधन के सिद्धांतों को सभी प्रकार और आकार के संगठनों पर लागू करने का इरादा क्या है, इसके यूनिवर्सलाइजेशन को बताता है, सार्वभौमिक रूप से लागू होना बताता है, ठीक है। प्रबंधन के सिद्धांत सभी प्रबंधन समस्याओं के लिए रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट समाधान प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? ध्यान दीजिए ये टर्म्स को, क्या है, रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट समाधान प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है वास्तविक व्यावसायिक स्थितियां जटिल हैं, बी है वास्तविक व्यापार स्थितियां गतिशील हैं, सी ऑप्शन है सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका तीनों ये स्टेटमेंट सही है, ए बी सी। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्थिति की मांग के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांतों को प्रबंधक द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस कथन का तात्पर्य है कि प्रबंधन के सिद्धांत हैं, कैसे हैं, कठोर हैं, आकस्मिक हैं, लचीले हैं कि सार्वभौमिक रूप से लागू। इसका सही उत्तर है लचीला, फ्लेक्सिबल। प्रबंधन के सिद्धांत संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंधों की समझ को बढ़ाते हैं। तो दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांतों की विशेषता को पहचानना है इसमें, ठीक है। तो फिर से इस प्रश्न को पढ़ना है। देखिए, जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको क्या करना होता है कि आपको ध्यान से पढ़ना होता है, उसके उत्तर उस प्रश्न में ही निहित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़िए। प्रबंधन के सिद्धांत संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंधों की समझ को बढ़ाते हैं। तो दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांत की विशेषता को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है कारण और प्रभाव संबंध, बी है संसाधनों और प्रभावी प्रशासन का इष्टतम उपयोग, अभ्यास और प्रयोग द्वारा गठित, और डी है मुख्य रूप से व्यवहारिक। तो इसका ऑप्शन है डी, मुख्य रूप से व्यवहारिक। किसी विशेष समय पर मौजूदा स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को बदलना पड़ता है। दिए गए कथन में प्रबंधन के सिद्धांतों की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? पहला है आकस्मिक, बी है मुख्य रूप से व्यवहारिक, सी है कारण और प्रभाव संबंध, और डी ऑप्शन है सामान्य दिशा निर्देश। तो इसका सही उत्तर है ए, आकस्मिक। प्रबंधन के सिद्धांत पूर्वाग्रह के आधार पर तार्किक और तर्क संगत निर्णय लेने पर जोर देते हैं। दिया गया कथन इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रबंधन के सिद्धांतों का ज्ञान किस ओर ले जाता है। तो ए है प्रबंधकों को वास्तविकता में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना, बी है वैज्ञानिक निर्णय, सी है बदलती पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है वैज्ञानिक निर्णय, साइंटिफिक डिसीजंस। नेक्स्ट, रूल ऑफ थंब। ये मैनेजमेंट में ये प्रश्न पूछा जाता है कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है। रूल ऑफ थंब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रबंधन के मुद्दों को संभालने में व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग, प्रबंधन समस्याओं को हल करने के लिए हिट एंड ट्रायल, ध्यान दीजिए, हिट एंड ट्रायल दृष्टिकोण अपनाना, और सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो इसका उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है। टेलर के अनुसार बक्सों में लोहे के आंकड़े लोड करने जैसी छोटी उत्पादन गतिविधियां भी वैज्ञानिक रूप से नियोजित और प्रबंधित की जा सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव ऊर्जा की जबरदस्त बचत के साथ साथ समय और सामग्री की बर्बादी भी हो सकती है, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंधित सिद्धांत को इसमें पहचानना है। इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। टेलर के अनुसार बक्सों में लोहे के आंकड़े लोड करने जैसी छोटी उत्पादन गतिविधि भी वैज्ञानिक रूप से नियोजित और प्रबंधित की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मानव ऊर्जा की जबरदस्त बचत के साथ साथ समय और सामग्री की बर्बादी भी हो सकती है। वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंधित सिद्धांत को पहचानना है। तो क्या ये सद्भाव और कला नहीं, विज्ञान और अंगूठे का नियम नहीं है? ये प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी सबसे बड़ी दक्षता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान और अंगूठे के नियम नहीं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन का दृढ़ विश्वास है कि प्रबंधन और श्रमिकों के सच्चे हित एक समान है।
नियोक्ता के लिए समृद्धि लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती जब तक कि यह कर्मचारियों के लिए समृद्धि के साथ न हो, और इसके विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत से यहाँ मतलब वाइस वर्सा की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विज्ञान और अंगूठे का नियम, नहीं। सहयोग और व्यक्तिवाद, नहीं। ठीक है, सद्भाव और कलह, नहीं। और डी है उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन है सी, सद्भाव और कलह, नहीं। वैज्ञानिक प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उनके सुझावों के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप लागत में काफी कमी आती है। तो विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है, सहयोग व्यक्तिवाद नहीं, सद्भाव कलह नहीं, और उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है बी, सहयोग और व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी, नहीं। टेलर के अनुसार प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके गुणों के अनुसार कार्य सौंपा जाना, तकनीकी निपुणता रखने वाले कर्मचारियों को नियोजन कार्य में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों को निष्पादन कार्य सौंपा जा सकता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के संबंधित सिद्धांत का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्यात्मक दूरदर्शिता, बी है विज्ञान और अंगूठे का नियम, नहीं। सी है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी सबसे बड़ी दक्षता और समृद्धि के लिए विकास, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है सी, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी सबसे बड़ी दक्षता और समृद्धि के लिए विकास। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक गुणों के साथ एक व्यक्ति को खोजना मुश्किल है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की इस तकनीकी के माध्यम से एक विशेषज्ञ की नियुक्ति का सुझाव दिया। तकनीकी को पहचानना है। ए है काम का मानकीकरण और सरलीकरण, बी है विधि अध्ययन, सी है कार्यात्मक दूरदर्शिता, और डी है गति अध्ययन। इसका सही उत्तर है सी, कार्यात्मक दूरदर्शिता। कार्य अध्ययन तकनीकों की अवधारणा में क्या शामिल है? पहला है समय अध्ययन, बी है गति अध्ययन, सी है थकान अध्ययन, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ठीक, उपरोक्त सभी। इसमें समय अध्ययन भी आता है, गति अध्ययन भी आता है, और थकान अध्ययन भी आता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन की इस तकनीकी का उद्देश्य किसी दिए गए लाइन या उत्पाद को निश्चित प्रकार के आकार और विशेषताओं को कम करना है। तो तकनीक का नाम बताना है इसमें। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। वैज्ञानिक प्रबंधन की इस तकनीकी का उद्देश्य किसी दिए गए लाइन या उत्पाद को निश्चित प्रकार के आकार और विशेषताओं को कम करना है। तकनीकी का नाम बताना है। तो पहला है विधि अध्ययन, बी है विभेदक टुकड़ा मजदूरी प्रणाली, सी है कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण, और डी है कार्यात्मक दूरदर्शिता। इसका सही उत्तर है सी, कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंधन की यह तकनीक असेंबली लाइन की अवधारणा के विकास में मदद करती है, जो आजकल ऑटोमोबाइल कंपनियों में भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो इस तकनीक की पहचान करने की, इस तकनीक को कहेंगे क्या? ठीक है, देखिए प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की यह तकनीक असेंबली लाइन की अवधारणा के विकास में मदद करती है, जो आजकल ऑटोमोबाइल कंपनियों में भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो इस तकनीक को पहचानना है। तो पहला है गति अध्ययन, बी है काम का मानकीकरण और सरलीकरण, और सी है विधि अध्ययन, और डी है चुने का अध्ययन। ठीक है, चुनने का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें है ये विधि अध्ययन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का एक उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या निर्धारित करने के लिए, बी है उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाओं को तैयार करने के लिए, सी है श्रम लागत की गणना करने के लिए, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में क्या है? समय अध्ययन का एक उद्देश्य है क्या? नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या निर्धारित करने के लिए, बी है उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाओं को तैयार करने के लिए, सी है श्रम लागत की गणना करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हेनरी फ्योल द्वारा सुझाए गए प्रबंधन के सिद्धांतों का नाम बताएं, जो इस बात की वकालत करता है कि सभी स्तरों पर अच्छे वरिष्ठ, स्पष्ट और निष्पक्ष समझौते और दंड का विवेकपूर्ण आवेदन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है प्राधिकरण और जिम्मेदारी, बी ऑप्शन है एस्प्री डी कॉर्प्स, सी है आदेश, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हेनरी फ्योल के अनुसार यदि सामान्य प्रबंधन के इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण कमजोर होता है, अनुशासन खतरे में होता है, आदेश गड़बड़ा जाता है और स्थिरता को खतरा होता है। सिद्धांत को पहचानना है। तो ये क्या है सिद्धांत? पहला ऑप्शन है प्राधिकरण और जिम्मेदारी,
बी है अनुशासन, सी है कमांड की एकता और डी है इक्विटी। इसका सही उत्तर है बी अनुशासन, डिसिप्लिन। नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांत को लागू करने से समान प्रयास के लिए अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। सामान्य प्रबंधन के संबंधित सिद्धांत को पहचानना है। तो इसमें है अनुशासन, बी है इक्विटी, सी है कार्य का विभाजन और डी है आदेश। इसका सही उत्तर है सी कार्य का विभाजन। सामान्य प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधन के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांत का नाम बताना है। पहला है अनुशासन, बी है प्राधिकरण और जिम्मेदारी, सी है कमांड की एकता और डी है दिशा की एकता। इसका उत्तर है बी प्राधिकरण और जिम्मेदारी। नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न है, क्योंकि प्रबंधन के सिद्धांत हैं। पहला है अस्पष्ट, बी है स्थितिबाध्य, सी है कठोर और डी है सीखना आसान है। तो इसका सही उत्तर है बी स्थितिबाध्य। प्रबंधन के सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका परिणाम होता है, इनका रिजल्ट क्या होता है। पहला है पहल करना, बी है नई तकनीक के अनुकूल, सी है कर्मचारी संतुष्टि और डी है संसाधनों का इष्टतम उपयोग। इष्टतम उपयोग मतलब कि पूर्ण रूप से इसका उपयोग करना, किसका, रिसोर्सेस का, संसाधनों का। तो इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के इस सिद्धांत के माध्यम से हेनरी फ्यूएल प्रबंधकों को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है कि उन्हें संगठन के सामान्य हित की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उपरोक्त कथन में प्रबंधन के किस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। ए है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बी है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सी है सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता और डी है इक्विटी। इसका सही उत्तर है सी सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। नेक्स्ट, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम से कम किया जाना चाहिए। ठीक, फिर से देखिए, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम से कम किया जाना चाहिए। ए है कर्मियों की स्थिरता, बी है कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सी है इक्विटी और डी है एस्प्री डी कॉर्प्स। ये है ए कर्मियों की स्थिरता। नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, कैसे, व्यवहार में, निरपेक्ष, सार्वभौमिक, लचीला। इसका सही उत्तर है बी निरपेक्ष। प्रबंधन के सिद्धांत प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं प्रबंधन के सिद्धांत, समस्याओं के लिए तैयार समाधान, बी है सामान्य दिशा निर्देश, तरीके और प्रक्रियाएं और डी है नियम और विनियम। इसका सही उत्तर है बी सामान्य दिशा निर्देश। नेक्स्ट, टेलर द्वारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की तकनीक विकसित की गई थी। ठीक है, कुशल और अक्षम श्रमिकों के बीच भेदभाव, कुशल कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए, अक्षम श्रमिकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक, ये इसका सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा समय अध्ययन का उद्देश्य है, नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या निर्धारित करने के लिए, उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाओं को तैयार करने के लिए, श्रम लागत की गणना करने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका भी उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो कार्यात्मक दूरदर्शिता, कर्मियों का विकास, सद्भाव कला नहीं, अधिकतम प्रतिबंधित आउटपुट नहीं। तो इसका सही उत्तर है कार्यात्मक दूरदर्शिता वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। प्रबंधन को कार्य करने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका खोजना चाहें, इस वाक्य में वैज्ञानिक प्रबंधन की किस तकनीकी को परिभाषित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है समय अध्ययन, बी है विधि अध्ययन, सी है थकान अध्ययन और डी है मोशन स्टडी। इसका सही उत्तर है बी विधि अध्ययन, मेथड स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांत लचीले होते हैं जबकि खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है, सिद्धांत कठोर होते हैं। तो शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत कठोर होते हैं। इसका उत्तर है ए शीर्ष स्तर पर अधिकार की एकाग्रता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, समन्वय, प्रतिनिधिमंडल। इसका सही उत्तर है बी केंद्रीकरण।
हेनरी फोयल के अनुसार यदि सामान्य प्रबंधन के इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण कमजोर हो जाता है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थिरता को खतरा होता है। सिद्धांत को पहचानना है। तो क्या है ये? प्राधिकरण और जिम्मेदारी, बी है अनुशासन, सी है कमांड की एकता और डी है इक्विटी। तो ये है डिसिप्लिन, अनुशासन। सामान्य प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। दिए गए कथन में वर्णित प्रबंधन के सिद्धांत को बताना है। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। सामान्य प्रबंधन के इस सिद्धांत के अनुसार एक संगठन को प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक प्रबंधक के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार भी होने चाहिए। तो यह है क्या? तो पहला ऑप्शन है अनुशासन, बी है प्राधिकरण अथॉरिटी और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी है कमांड की एकता और डी है दिशा की एकता। इसका सही उत्तर है प्राधिकरण और जिम्मेदारी। नेक्स्ट, प्रबंधन का सिद्धांत कहता है कि हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। ये क्या दर्शाता है? तो ये इक्विटी को बता रहा है कि अनुशासन बता रहा है कि आदेश बता रहा है कि एसपीडी कॉर्प्स बता रहा है। तो इसका सही उत्तर है आदेश, कमांड। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है। का अर्थ है एक योजना, एक मालिक। दिशा की एकता, कमांड की एकता, केंद्रीकरण, गैंग प्लैंक। तो ये इसका सही उत्तर है ये दिशा की एकता, यूनिटी इन डायरेक्शन। तो यूनिटी इन डायरेक्शन का मतलब है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक योजना, एक मालिक। नेक्स्ट, वह तकनीक है, खाली स्थान है यहाँ पे, फिर भरना है। वह तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को की देखरेख 8 पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर करते हैं। तो क्या? कार्यात्मक दूरदर्शिता, कार्रवाई की एकता, केंद्रीकरण, काम का सरलीकरण। इसका सही उत्तर है कार्यात्मक दूरदर्शिता। प्रबंधन का सिद्धांत प्रबंधन द्वारा जुर्माने के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल देता है। पहला ऑप्शन है एस्प्रेट डे कॉर्प्स, बी है सीमा, कार्य का विभाजन और डी है अनुशासन। इसका सही उत्तर है डी, अनुशासन। कर्मचारियों के बीच सद्भाव और टीम भावना शामिल है। तो किसमें? अनुशासन में, एस्प्रेट डे कॉर्प्स में, आदेश में, मानकीकरण में। इसका सही उत्तर है एस्प्रेट डे कॉर्प्स में। कर्मचारियों के बीच सद्भाव और टीम भावना शामिल होती है। ठीक है। सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाना चाहिए? ए है कर्मियों की स्थिरता, बी है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, सी है इक्विटी और डी है एस्पेडी कॉर्प्स। इसका सही उत्तर है कर्मियों की स्थिरता, ए। ये हमारे पास प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।